Hello friends, welcome to session 13 of our chapter cost and revenue. लास्ट सेशन में हम लोगों ने समझा था कि ये आउटपुट, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड है, फिर डिफेक्ट्स क्या है टीआरटीसी अप्रोच का, फिर एमआरएनसी अप्रोच क्या होता है, थोड़ा सा हमने आइडिया लिया। आज हम लोग एमआरएनसी अप्रोच को थोड़ा और डिटेल में स्टडी करेंगे, जहां हम समझेंगे फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर कंडीशन क्या होता है। चलो लेट्स कंटिन्यू। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन वो कंडीशन क्या है जहां मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। फिगर 8.26 इलस्ट्रेट्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब क्वेश्चन आता है कि सर फिगर 8.26 क्या है या कहां पर है, तो वो दूसरे पेज में मैं यहां पर बना के दिखाता हूं आप लोगों को। ठीक है, तो ये है प्राइस इज इक्वल टू एमआर इज इक्वल टू एआर। ठीक है, और ये जो है ये मार्जिनल कॉस्ट। तो यही फिगर है जहां पर ये हम लोग को पता है ये हम लोग का प्रोडक्शन है और ये हम लोग का ये हम लोग का रेवेन्यू है, नॉट प्रोडक्शन, ये हम लोग का रेवेन्यू है और ये हम लोग का आउटपुट है। नाउ क्लियर। अब ये फिगर 8.26 illustrates the equilibrium position of a competitive firm। competitive firm मतलब जहां पर there is a perfect competition। Under perfect competition, firm has no control over price। तो जैसा हम शुरू से जानते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में फर्म का प्राइस के ऊपर किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं होता। It has to accept the price as determined by the industry। It can sell as much as output it wants to sell at this given price। यानी आपको प्राइस बता दिया गया है कि इतना में ही बेचना है। अब इस प्राइस में आप जितना क्वांटिटी बेच सकते हो आप बेच लो, आपको उससे कम में नहीं बेचना है और उससे ज्यादा में आपका बिकेगा नहीं। अब क्वेश्चन आता है कि सर कम में क्यों नहीं बेचे, क्योंकि उससे कम में आप बेचोगे तो आपको कहीं ना कहीं लॉस होने लगेगा या आपको जरूरत ही नहीं है कि उससे कम में बेचो, क्योंकि आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है ना वो यहाँ पर बहुत कम होता है। तो देयर इज नो पॉइंट इन सेलिंग बिलो द मार्केट प्राइस। ठीक है, तो बिलो द मार्केट प्राइस आप बेचोगे तो आपको कहीं ना कहीं नुकसान हो जाएगा। अबव मार्केट प्राइस आपसे कोई खरीदेगा नहीं, क्योंकि सबको पता है कि मार्केट में रेट क्या है, तो यू कैन नॉट फूल द कस्टमर्स। तो अल्टीमेटली आपको जो मार्केट में प्राइस है उसी में बेचना है। ठीक है, और उसमें आप जितना अपना कैपेबिलिटी है, जितना आप क्वांटिटी बेच सकते हो, प्रोड्यूस कर सकते हो, दैट इज अप टू योर एफिशिएंसी। Due to this reason, average revenue and marginal revenue coincide। और यही कारण है कि यहाँ पर average revenue और marginal revenue दोनों equal होते हैं, वो लोग coincide करते हैं। Thus, average revenue is equal to marginal revenue is a horizontal line। Marginal cost represents firm's marginal cost curve। तो ये जो marginal cost का जो मैंने बनाया है ये वाला लाइन, ये marginal cost क्या है, firm का marginal cost बता रहा है। ठीक है, firm will be in equilibrium at point P। क्वेश्चन आता है सर पॉइंट P कौन सा है, ये जो पॉइंट दिख रहा है हम लोग को जहां पर दोनों इक्वल है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड P। ठीक है, सो मार्जिनल कॉस्ट रिप्रेजेंट्स फर्म्स मार्जिनल कॉस्ट कर्व। फर्म विल बी इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट P, thus OM is the equilibrium output। यानी अगर मैं यहाँ पर से स्ट्रेट ड्रॉ करूं तो यहाँ पर अगर मेरा M है और ये ओरिजिन है मेरा, ये O का कंसीडर का बात नहीं हो रहा है, ये तो मैंने आउटपुट के लिए लिखा है। दिस OM, ये जो क्वांटिटी है जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, ये OM इज द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। उतना आउटपुट मैं बना के बेचूंगा तो मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। ठीक है, सो OM इज द इक्विलिब्रियम आउटपुट। आउटपुट बियॉन्ड दिस, अब मान लो इससे ज्यादा मैं आउटपुट बनाता हूँ, मान लो OM1, तो क्या दिख रहा है मेरे को, कॉस्ट इज ग्रेटर देन द रेवेन्यू। कॉस्ट मेरा ये है, रेवेन्यू मेरा ये है, तो अल्टीमेटली यहाँ पर मुझे लॉस हो जाएगा। तो एनी आउटपुट बियॉन्ड OM विल मीन दैट आई एम मेकिंग अ लॉस। ठीक है, will mean loss to the firm as the marginal revenue of the output is MR1। तो जहां पर मार्जिनल रेवेन्यू तो हम लोग देख रहे हैं कि कम है, जब मार्जिनल कॉस्ट जो है वो ज्यादा है, विच इज लोअर देन द मार्जिनल कॉस्ट M1 E1। अब M1 E1 कहां पर है, दिस ऊपर वाला पॉइंट इज E1
ठीक है। तो M1E1 अगर हम लोग जाते भी है यहाँ पर, तो ये M1E1 विल बी ये यहाँ पर नहीं दिख रहा है, यहाँ पर, ठीक है। तो मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पर है, M और E में, ठीक है। उससे ज्यादा अगर हम आउटपुट करने जाएं, मान लो आउटपुट को M1 तक ले जाना चाहें, तो मेरा कॉस्ट जो बढ़ जा रहा है, कॉस्ट हो जा रहा है M1E1, जबकि मेरा जो रेवेन्यू है वो सिर्फ M1R है। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे आई हैव टू मेक लॉस। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट हो रहा था, अब इस रेंज में जो ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल मेरे को लॉस दे रहा है। दिस ट्राइंगल इज गिविंग मी लॉस, ठीक है। समझ में आया? वही चीज यहाँ पर एक्सप्लेन कर। Therefore, if the firm produces OM1, it will incur loss indicated by the area ERE1. ERE1 कौन सा है? वो ये ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल जैसा नजर आ रहा है, that is ERE1. Hence, the firm will not produce and sell any quantity beyond OM. On the other hand, if the competitive firm decides to produce a smaller quantity, say OM2, अगर हम बात करते हैं कि हम थोड़ा कम क्वांटिटी बनाएंगे, in this case the marginal revenue is higher than the marginal cost and this is to the advantage of the firm. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि marginal revenue जो है that is greater than marginal cost, यानी अभी भी मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ। तो अगर मेरा कमाई हो रहा है तो मैं क्यों रुकूं? I should go for that extra unit. The firm therefore can increase its total profit by producing additional output. तो additional output अगर मैं बनाता हूँ तो मेरा total profit ultimately थोड़ा सा बढ़ जाएगा। So M2M, by doing so, additional profit worth KE2E, KE2E, यानी अगर मैं यहाँ से यहाँ शिफ्ट होता हूँ तो ये ट्राइंगल जितना एडिशनल प्रॉफिट मैं कमा सकता हूँ, जो कि पहले नहीं कमा रहा था, क्योंकि आई वाज ट्राइंग टू स्टॉप हियर, है ना। क्योंकि मैं अगर इससे कम बनाने का प्लान करता हूँ, M2 तक प्रोड्यूस प्लान करता हूँ, तो आई एम मेकिंग प्रॉफिट। बट अगर मैं क्वांटिटी थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ तो ये जो नीचे वाला ट्राइंगल है उसके जितना मैं एक्स्ट्रा प्रॉफिट अभी कमा सकता हूँ। तो जब मेरे पास अपॉर्चुनिटी है ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने का, तो मैं क्यों रुकूंगा? कोई भी बिजनेस में रुकना नहीं चाहिए। Can also obtained by the firm. Since the firm is assumed to go for maximum profit, क्योंकि हम लोग यहाँ पर assume कर रहे हैं कि कोई भी बिजनेसमैन प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहता है, it will not stop its production at OM2. Thus, the best output therefore is the one indicated by equality of marginal revenue and marginal cost. If the firm produces this output, it will be in equilibrium. तो यानी अल्टीमेटली हम लोग का इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा आया? ME. तो यहाँ पर अगर बनाते हैं तो मेरा प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज होगा और आई विल बी इन इक्विलिब्रियम। पर ये अभी तक हम लोगों ने सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन देखा। नाउ कमिंग टू सेकंड ऑर्डर कंडीशन। The equality between marginal cost and marginal revenue is necessary condition but not a sufficient condition। तो साफ साफ लिखा है कि ये भले ही नेसेसरी कंडीशन है बट ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है जिसके बेसिस पे हम कोई जजमेंट पे आए, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग कोई जजमेंट पे आए, इसीलिए हम लोग खाली फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन को देख के डिसीजन नहीं ले सकते। द सेकंड ऑर्डर कंडीशन, दैट इज द मार्जिनल कॉस्ट कर्व मस्ट कट मार्जिनल रेवेन्यू कर्व फ्रॉम बिलो, शुड आल्सो बी सैटिस्फाइड। सेकंड कंडीशन जो है वो भी सैटिस्फाई होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है कि मार्जिनल कॉस्ट शुड कट मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो। मैंने लास्ट सेशन में ये समझाया था आप लोगों को कि नीचे से अगर काटते हुए ऊपर जा रहा है, इसका मतलब अभी यहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो गया। अब उससे आगे अगर हम लोग जाएंगे तो वी विल एंड अप मेकिंग लॉस। तो उससे अच्छा है हम लोग को यहाँ रुक जाना है। पहला कंडीशन था कि जहां पर MR इक्वल्स टू MC होना चाहिए, ठीक है। दूसरा कंडीशन है MC मस्ट कट MR फ्रॉम बिलो। Thus, 8.27 illustrates this point. In the figure, marginal cost curve of the firm cuts marginal revenue curve at point K and T. तो K और T क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इससे बात करूं, ये वाले डायग्राम से, तो ये मान लो K है और ये T है। तो दो पॉइंट पे MR इक्वल्स टू MC हो रहा है, पर एक में वो ऊपर से काट रहा है, दूसरा में वो नीचे से काट रहा है, ठीक है। तो जहां पर वो नीचे से काट रहा है यहाँ एक्चुअली प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है, जहां ऊपर से काटता है उसको तो हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं,
तो यही वाला डायग्राम का वो लोग बात कर, ठीक है। तो at point K and T, but it is at point T where the firm will be in equilibrium. तो firm equilibrium कहाँ पर होगा? ये point T पे होगा equilibrium, ठीक है। तो मान लो ये है point T, ठीक है, this is point T, not this. तो point T पे equilibrium पे होगा where firm will be in equilibrium. At this equilibrium point, firm produces OM level of output. तो ये क्वांटिटी में कितना बनाता है वो लोग? OM लेवल ऑफ आउटपुट बनाता है। इतना आउटपुट बनाएंगे जहां मेरा क्वांटिटी भी ऑप्टिमम होगा यानी इक्विलिब्रियम पे होगा और मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम। Now the question arises, why a firm should produce OM level of output? The firm will produce OM level of output because it maximizes its profit at this level of output. सिंपल सा बात है, वो OM में जाके स्टॉप हो जाएगा क्योंकि यही पॉइंट है जहां पर उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है। एट पॉइंट K, यानी जो पहला वाला पॉइंट था हमारा, एट पॉइंट K इट कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन आता है K पे इक्विलिब्रियम क्यों नहीं है? तो उसका आंसर यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा हुआ है, आप लोग को ऐसे ही लर्न करना होगा। बिकॉज इफ इट इंक्रीजेस इट्स आउटपुट बियॉन्ड ON, ON क्या है? ये पहला वाला पॉइंट आप देख लो। अगर मैं इससे एग्जांपल दूं तो मान लो अगर इसको हम M बोलते हैं तो ये N है, तो ON पे अगर मैं रुक जाता हूं, ठीक है, और ये OM इक्विलिब्रियम है, तो ये बोल रहा है कि हम ON पे क्यों नहीं रुकेंगे, हम OM तक क्यों जाएंगे? क्वेश्चन ये। तो वही बोल रहा है कि because if it increases its output beyond ON, the marginal cost diminishes and remains below the marginal revenue. क्योंकि उसके बाद क्या हो रहा है, अगर मैं डायग्राम वाइज बात करूं तो मेरा मार्जिनल कॉस्ट एक्चुअली घट रहा है। तो ON के पॉइंट के बाद तो एक्चुअली प्रॉफिट आना चालू हो रहा है। तो कोई बिजनेसमैन बेवकूफ थोड़ी है कि अभी प्रॉफिट होना चालू हुआ और वो वहीं रुक जाएगा, नहीं, अभी तो स्टार्ट हुआ है प्रॉफिट। The firm can thus add to its total profit by expanding output up to OM level of output. The extra output between N and M, यानी N और M के बीच में जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, ठीक है, ये प्रॉफिट एक्स्ट्रा वो घर ले जाएगा, तभी प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। Can give the firm extra profit shown by the shaded region. Hence the firm will be in equilibrium at point OM level of output. At this level of output, second condition of the equilibrium, second condition क्या है? Marginal cost must cut marginal revenue from below is satisfied. तो ये वाले पॉइंट पे MC must cut MR from below वाला जो पॉइंट है वो satisfy हो जाता है। An output level smaller than this level will tend to reduce firm's total profit. तो अगर इससे कम करेंगे, देखो साफ साफ लिखा है, an output level, ये देखो इसको मार्क करो, an output level smaller than OM, अगर OM से पहले, OM मान लो 10 यूनिट, तो अगर मैं 10 यूनिट से कम बनाता हूं तो ऐसा नहीं है प्रॉफिट नहीं होगा, बट टोटल प्रॉफिट जो मेरे घर में जाएगा वो कम होगा कंपेयर टू व्हाट आई कुड हैव टेकन। मैं घर 100 रुपए कमा के ले जा सकता था, बट शायद मैंने 80 यूनिट ही बनाया, इसलिए मैं सिर्फ 80 रुपया कमा के ले जाऊँ। तो अभी भी पोटेंशियल है कि मैं 100 रुपया कमा सकता हूं, बट आई एम नॉट अर्निंग टू मैक्सिमम। Likewise, total profit will again be smaller if the firm expand its output beyond OM level. अगर हम OM level से beyond अपना इसको extend करते हैं तो वो भी सही नहीं है, क्योंकि उसके बाद भी हम लोग को लॉस होना चालू हो जाएगा, because marginal cost will be higher than marginal revenue. This is because extra output beyond OM adds more to cost than to revenue. So in other words, after OM level of output, marginal cost is greater than marginal revenue. Therefore, firm will incur losses if it produces more than OM output. ठीक है, अब आता है marginal revenue minus marginal cost. Approach is considered superior over TR minus TC approach. Question आता है ऐसा क्यों? Because under this approach we can find three things
सेकेंड अप्रोच है उसको पहला अप्रोच से बेटर माना जाता है, क्योंकि इसमें हम लोग 3 चीज निकाल सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो भी एक साथ। इक्विलिब्रियम आउटपुट का भी पता चल जाता है कितना यूनिट बनाना है, इक्विलिब्रियम प्राइस का पता चल जाता है कि किस प्राइस में मार्केट में ट्रेड हो रहा है, और तीसरा हम लोग को टोटल प्रॉफिट का भी अल्टीमेटली पता चल जाता है। तो क्योंकि ये तीनों इंफॉर्मेशन हम साइमल्टेनियसली इस मेथड से निकाल पाते हैं, इसीलिए हम लोग MRMC अप्रोच को सुपीरियर मानते हैं कंपेयर टू TRTC। अब देखते हैं प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम व्हेन प्राइस फॉल्स एज मोर आउटपुट इज सोल्ड। बोल रहा है कि जैसे जैसे वो ज्यादा आउटपुट बेचना चाहता है, अगर प्राइस गिरा के उसको बेचना पड़े। क्वेश्चन आता है सर प्राइस क्यों गिराना पड़ेगा? अभी तक हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, हम लोग परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट का बात कर रहे थे, जहां मार्केट हम लोग को प्राइस बताता है, हम लोग को कोई डिस्काउंट देने का जरूरत नहीं है और ना ही हम कुछ एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते। बट अब हम आते हैं कॉम्पिटिटिव मार्केट में, बट इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या है, जैसे मैंने बताया था, सबका अपना अपना कुछ ब्रांड नेम होता है, और अगर सेलर चाहे तो अपने ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को थोड़ा सा डिस्काउंटेड रेट में बेच के अपना क्वांटिटी ऑफ आउटपुट बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एज अ सेलर, क्योंकि कंपटीशन है, बट मेरा ब्रांडेड प्रोडक्ट्स पे मेरा मोनोपोली है, आई एम द प्राइस मेकर, है ना। आज अगर मेरा कंपनी मान लो कोलगेट, तो कोलगेट अपने पेस्ट को किस दाम पे बेचेगा वो मार्केट उसे नहीं बताएगा, कोलगेट कंपनी खुद डिसाइड करेगा कि उसको अपना सेलिंग प्राइस क्या रखना है। अगर कोलगेट को डिस्काउंट देना है तो कोई उसे रोकेगा नहीं कि तुम डिस्काउंट क्यों दे रहे हो, क्यों तुम 20% ऑफ कर रहे हो। नोबडी विल स्टॉप, क्योंकि वो मेरा ब्रांडेड प्रोडक्ट है, मेरी मर्जी हम उसको कितना में बेचना चाहते हैं। तो यहाँ पर आई एम द प्राइस मेकर। तो ऐसा कहाँ होता है, जहाँ इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ठीक है। तो उसी का एग्जांपल अब हम लोग ले रहे हैं। Now we are considering a situation when the producer can sell more only when he lowers the price. यानी यहाँ पर प्रोड्यूसर अगर अभी 10 यूनिट बेच रहा है, वो जानता है कि मैं 50 यूनिट बेच सकता हूँ, तो 10 से 50 जाने के लिए उसको प्राइस को थोड़ा सा रिवाइज करना होगा, प्राइस को थोड़ा डाउन करना होगा। अब क्योंकि प्राइस को उसको डाउन करना पड़ रहा है, इसलिए उसका ग्राफ जो एवरेज रेवेन्यू का है वो नीचे की तरफ गिर रहा है, ग्राफ इज गोइंग डाउन। ये ग्राफ क्या बताता है, ये ग्राफ हमें बताता है कि आपका प्राइस कम हो रहा है, तब जाके आपका क्वांटिटी बढ़, यानी आपको प्राइस घटाना पड़ रहा है, डिस्काउंट देना पड़ रहा है, तब आपका क्वांटिटी बढ़। सो दिस मींस दैट एवरेज रेवेन्यू कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू कर्व क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। सो व्हेन एवरेज रेवेन्यू फॉल्स, मार्जिनल रेवेन्यू आल्सो फॉल्स एंड रिमेन्स बिलो एवरेज रेवेन्यू। तो जब एवरेज रेवेन्यू गिरता है तो मार्जिनल रेवेन्यू भी गिरता है। ये एवरेज रेवेन्यू है तो मार्जिनल रेवेन्यू ऑलमोस्ट, जैसे ये एंगल बना ना, इस एंगल का बाइसेक्टर के जैसे ऐसा गिरता है। तो ये एवरेज रेवेन्यू होता है और ये मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। तो ये एंगुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या है, इनडायरेक्टली ये बोलना चाहते हैं कि एवरेज रेवेन्यू जिस स्पीड से गिरेगा, मार्जिनल रेवेन्यू उससे डबल स्पीड से गिरेगा। यानी एवरेज रेवेन्यू इज फॉलिंग बाय 1, देन मार्जिनल रेवेन्यू विल फॉल बाय 2, ठीक है। तो वही बता, तो वही बोल रहा है, व्हेन एवरेज रेवेन्यू फॉल्स, मार्जिनल रेवेन्यू आल्सो फॉल्स एंड रिमेन्स बिलो एवरेज। This follows from their usual relationship. In figure 8.28, for the sake of simplicity, we have ignored average revenue curve. तो यहाँ पर ये लोग बोल रहा है, हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए एवरेज रेवेन्यू कर्व को एक बार के लिए इग्नोर किया हुआ, ठीक है। इग्नोर किया हुआ मतलब यहाँ पर हम ये जो नीचे डाउनवर्ड स्लोपिंग है, जिसको अभी हम लोग एवरेज रेवेन्यू बोल रहे थे, एक्चुअली ये मार्जिनल रेवेन्यू। तो एवरेज रेवेन्यू को लोग गिरा के इग्नोर कर रहे हैं, ये लोग बात कर रहे हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को दिखा के हम एक्सप्लेन करेंगे। So we have ignored average revenue curve. The general condition for profit maximization by any producer will remain same. तो आप चाहे कॉम्पिटिटिव मार्केट में हो या इन कॉम्पिटिटिव मार्केट में हो, आपका कंडीशन सेम है। पहला, MC must be MR, marginal cost should be equal to MR, and number 2, marginal cost must be rising at the equilibrium point, यानी MC must cut MR from
In figure 8.28, marginal cost curve cuts marginal revenue at 2 points A and B. तो A पे और B, देखो ऑलमोस्ट सेम कर्व, पिछला वाला कर्व और ये में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वहां खाली जो प्राइस या मार्जिनल रेवेन्यू था वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन था और मेरा मार्जिनल कॉस्ट ऐसे जाता। अभी क्या है, जो मेरा मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, थोड़ा सा टिल्टेड। और ये टिल्टेड इसलिए क्योंकि मैंने क्वांटिटी बढ़ाने के लिए कुछ डिस्काउंट दिया है, मेरा एवरेज रेवेन्यू गिर रहा है, उसके साथ साथ मार्जिनल रेवेन्यू भी डाउनवर्ड स्लोपिंग हो रहा है। बट अल्टीमेटली लॉजिक वही है कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व यहां से काटते हुए यहां गया। तो ये पॉइंट हो गया मेरा ब्रेक इवन पॉइंट और ये वाला पॉइंट हो गया मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो कंडीशन वही है, एमसी मस्ट कट एमआर फ्रॉम बिलो, सेकंड कंडीशन, और पहला एमसी मस्ट बी इक्वल टू एमआर। So in figure 8.28, marginal cost curve cuts marginal revenue at 2 points A and B. But producer will be in equilibrium only at point B. At this point, both the condition of equilibrium are satisfied. Point A will not be equilibrium point. Question आता है again क्यों? Same reason. It is for the simple reason that for all the units of output between OQ0 and OQ, ठीक है, OQ0 और OQ मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट के बीच में हम जितना भी यूनिट्स बेचेंगे उसमें आई विल मेक सम प्रॉफिट। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज लोअर देन द मार्जिनल रेवेन्यू, यानी एवरी एक्स्ट्रा यूनिट विल फेच मी समथिंग मोर। दिस implies that cost of producing an additional unit is less than the additional revenue. Therefore, in case of falling MC, producing more beyond OQ0 output will add to the profit. तो जहां पर मार्जिनल कॉस्ट इज फॉलिंग वहां पर मेरे को एडिशनल यूनिट बनाना फायदेमंद हो। एंड इन केस ऑफ राइजिंग मार्जिनल कॉस्ट, एनी फर्दर प्रोडक्शन विल रिड्यूस द टोटल प्रॉफिट। और जहां पर मार्जिनल कॉस्ट मेरा बढ़ रहा है वहां पर अगर मैं कुछ भी एक्स्ट्रा आउटपुट में अगर प्रोड्यूस करके बेचना चाहूं तो वहां मेरा प्रॉफिट घट जाएगा, टोटल प्रॉफिट में कमी है। अब रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड मार्जिनल कॉस्ट एट इक्विलिब्रियम। अब आता है जब इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है तो प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट में क्या रिलेशन है? वी शुड बी क्लियर अबाउट वन मोर थिंग, प्राइस एंड मार्जिनल कॉस्ट आर इक्वल एट इक्विलिब्रियम। प्राइस जो है और मार्जिनल कॉस्ट जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे इक्वल है, यानी इक्विलिब्रियम आउटपुट पे इक्वल हो। व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, this is because of the fact that price, जिसको हम एवरेज रेवेन्यू भी बोल सकते हैं, remains equal to marginal revenue. Since at equilibrium MC is equal to MR and price is equal to MR, यानी MC और MR भी इक्वल होता है, प्राइस भी और MR भी इक्वल होता है। कहां पर? इक्विलिब्रियम पॉइंट में। देखो, जो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट था जहां पर ऐसा वाला डायग्राम बनता, वहां पर तो हर पॉइंट पे ही प्राइस इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR, तो वहां कोई बात नहीं। पर जहां इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन है वहां पर ये इक्विलिब्रियम पॉइंट सिर्फ ऐसा पॉइंट है जहां प्राइस इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू MC। ऐसा हो खाली कौन से पॉइंट में? खाली इक्विलिब्रियम पॉइंट, खाली पॉइंट बी पे ऐसा होता है, सब जगह ऐसा। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हम लोग देखेंगे प्राइस इज इक्वल टू एमसी होता है, प्राइस इज इक्वल टू एमसी। बट व्हेन मोर आउटपुट इज सोल्ड, पर अगर हम उससे ज्यादा लालच करने जाएंगे, इससे ज्यादा प्रोड्यूस करने का कोशिश करेंगे, मान लो यहाँ पर, तो हम लोग क्या देख रहे हैं? मार्जिनल कॉस्ट बढ़ जा रहा है जबकि मार्जिनल रेवेन्यू कम है। तो इफ आई ट्राई टू सेल मोर आउटपुट इज सोल्ड बाय रिड्यूसिंग द प्राइस, क्योंकि और प्राइस हमको घटाना पड़ेगा, then price or average revenue is greater than marginal revenue, as equilibrium is attained at when MC is equal to M. This clearly means that price is greater than marginal cost at equilibrium level of output. यानी प्राइस जो है वो मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा है। ठीक है, पर इसको दोबारा से समझते हैं। But when more output is sold only by reducing the price, पर अगर हम और ज्यादा आउटपुट बेचना चाहते हैं प्राइस को घटा के, then price or average revenue is greater than marginal revenue. तो प्राइस जो है
और एवरेज रेवेन्यू जो है या फिर वो मार्जिनल रेवेन्यू से ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग देखते हैं कि एवरेज रेवेन्यू ऐसे जाता है, मार्जिन रेवेन्यू ऐसे जाता है, और ये हम लोग का एमसी है। तो एमसी इज कटिंग एमआर, तो यहाँ पर हो जा रहा है, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट तो यहाँ पर हो जा रहा है। और अगर मैं इससे ज्यादा अगर मैं थोड़ा और आउटपुट प्रोड्यूस करने का कोशिश करूँ, तो यहाँ पर मैं क्या देखूँ कि मार्जिनल रेवेन्यू मेरा डाउन है, marginal cost is greater than marginal revenue, but average revenue is greater than marginal revenue. तो इससे ज्यादा जाने से एवरेज रेवेन्यू या प्राइस जो है इट इज मोर देन द मार्जिनल। ठीक है, as the equilibrium is attained when MC is equal to MR, this clearly means price is greater than marginal। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट जो था वहां मेरा जो एवरेज रेवेन्यू था दैट वाज ग्रेटर देन द मार्जिनल। ठीक है, समझ में आ गया क्या बोलना चाह रहा? अब आता है कैन अ प्रोड्यूसर इनकर लॉस इन इक्विलिब्रियम। आता है कि इक्विलिब्रियम में होने के बाद भी क्या मैं लॉस इनकर कर सकता हूं? Yes, every producer seeks to maximize his profit, but for some reason he may also incur loss in equilibrium। तो इक्विलिब्रियम में लॉस भी हो सकता है, कोई बड़ा बात नहीं। If market price is less than the average cost of production, the producer will incur loss। यानी किस कंडीशन में? अगर किसी वजह से मार्केट प्राइस जो है वो मेरा एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कम है, तो फिर मुझे लॉस होगा। We know that fixed costs are unavoidable costs। The producer can bear loss in short run up to maximum extent of total fixed cost। तो बोल रहा है जो प्रोड्यूसर है वो लॉस बियर कर सकता है इन शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में थोड़ा समय के लिए वो लॉस बियर करेगा अप टू मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। जितना फिक्स्ड कॉस्ट है ज्यादा से ज्यादा उतना लॉस वो बियर करना चाहेगा या बियर कर सकता है, उसका उतना कैपेबिलिटी। टोटल रेवेन्यू मस्ट एटलीस्ट कवर द टोटल वेरिएबल। यानी कंडीशन ये है कि टोटल रेवेन्यू जो है वो कम से कम टोटल वेरिएबल कॉस्ट को तो कवर करेगी। ऑल्टरनेटिवली प्राइस मस्ट एटलीस्ट कवर द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। Film will not produce any level of output. Sorry, firm over film. Firm will not produce any level of output where price is less than the average variable cost। Therefore, in short run, price must at least be equal or greater than the average variable। तो short run में भी प्राइस को कम से कम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा होना चाहिए, तभी कोई फर्म या कोई दुकान अपना बिजनेस चलाए। A firm will never operate at a price less than the minimum average variable cost। If the price is less than the minimum average variable cost, it will stop production। Thus, P is equal to minimum average variable cost is the shutdown। क्वेश्चन आता है सर ये शटडाउन पॉइंट क्या होता है? इसको अभी मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। लेट अस फर्स्ट रीड दिस। In the short run, but in long run, all factors of productions are variable, and hence there are no fixed cost in long run। Therefore, price must be at least be equal to the average cost। If price is less than average cost, then the firm will much lose in the long run। The firm will lose much। To conclude, we may say that a firm can be in equilibrium। एक firm equilibrium में हो सकता है। A firm can be in equilibrium in a situation of loss। However, the loss is minimum in the equilibrium। equilibrium में loss minimum होता है, बट ऐसा नहीं है कि लॉस हो नहीं सकता, लॉस हो सकता। अब आता है कि ये क्या होता है और ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। तो चलो इसको समझते हैं एग्जांपल से। अब एक सिंपल सा एग्जांपल लो। मान लो मेरा सेलिंग प्राइस कोई प्रोडक्ट का 10 रुपीज और उसको खरीदने का वेरिएबल कॉस्ट फॉर बाइंग दैट यूनिट इज 8। ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा है, पर यूनिट से मेरे को 2 रुपया का फायदा होता है। मान लो दिन भर में मैं ऐसा 100 यूनिट बेच देता हूं तो मेरे घर में 200 रुपया आता है। ठीक है, अब मान लो मेरा इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रेंट हो गया, लेबर एक्सपेंसेस हो गया एंड अदर एक्सपेंसेस, ये सारे मेरे फिक्स्ड कॉस्ट है। इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, रेंट है, लेबर को सैलरी देना है, और भी छोटा मोटा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है। ये सारा खर्चा को लेके पर डे का मेरा जो खर्चा है, पर डे का खर्चा मेरा 500 रुपया। तो यहाँ पर भले ही मुझे
वेरिएबल कॉस्ट के लेवल पे 200 रुपया का फायदा दिख रहा है, बट अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे, वीक ले लो, मंथ ले लो, जैसा भी, अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे आई एम मेकिंग अ लॉस ऑफ 300, क्योंकि अभी मैं सिर्फ अपना वेरिएबल कॉस्ट कवर कर पा रहा हूं। मैं 100 यूनिट बेच रहा हूँ 10 रुपया करके, तो मेरे घर में 1000 रुपया आ रहा है। उसी 100 यूनिट को खरीदने का 8 रुपया करके मेरा लग रहा है 800, तो आई एम मेकिंग 200 रुपीज एज माई ग्रॉस प्रॉफिट, है ना, नेट ग्रॉस जो। और उसके बाद जो मेरा फिक्स्ड एक्सपेंसेस है उसको 500 रुपया पर डे का खर्चा है, तो माइनस करके अल्टीमेटली आई एम मेकिंग लॉस। अब आता है कि ये बिजनेसमैन अपने बिजनेस को चलाएगा कि नहीं चलाएगा। अब मान लो फॉर एग्जांपल किसी वजह से मार्केट में ये सेलिंग प्राइस गिर के 8 रुपया हो गया, तो सेलिंग प्राइस गिर के अगर 8 रुपया हो गया तो उसका 8 रुपया में ही वो खरीद रहा है 100 यूनिट, 800 रुपया बेच के गल्ला में आ रहा है, सॉरी बेच रहा है 8 रुपए का, और खरीद भी रहा है 8 रुपए का, तो घर से जा भी रहा आज, तो आया क्या, नील। और उसका खर्चा कितना है, 500 रुपया उसका फिक्स कॉस्ट, तो अल्टीमेटली उसका लॉस कितना है, 500। तो वही बोल रहा है कि जब तक मेरा प्राइस ग्रेटर देन मेरा वेरिएबल कॉस्ट होता है तब तक तो मैं बिजनेस को फिर भी चला लूंगा, भले ही लॉस। पर यहाँ पर लॉस कितना था, 300, पर यहाँ लॉस कितना हो गया, 500 का पूरा फिक्स्ड कॉस्ट का लॉस हो गया, क्योंकि घर में तो कुछ एक्स्ट्रा बच ही नहीं रहा। इस पॉइंट को बोलते हैं शटडाउन, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं आज दुकान बंद भी कर दूं, है ना, मेरे को क्यों, मैं सारा दिन इतना मेहनत कर रहा हूँ, और मेहनत करके क्या हो रहा है, अल्टीमेटली मेरा पूरा 500 रुपया का लॉस हो। तो नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास क्या है, चलो दुकान को 10 दिन 15 दिन के लिए बंद करते हैं, घर में आराम करें। तो भी क्या हो, अगर मैं घर में आराम भी करने जाऊं तो ना ये 800 रुपया मेरा गल्ले में आएगा, ना ये 800 रुपया मेरा खर्च होगा, अल्टीमेटली 500 रुपया ये फिक्स्ड कॉस्ट का जो है वो लॉस होगा। तो जब मैं 100 के 500 रुपया का लॉस करूं या मेहनत दिन भर करके 500 का लॉस करूं, बात एक ही। तो दिस इज माय शटडाउन पॉइंट, अगर ऐसा सिचुएशन आ गया तो मुझे दुकान चलाना ही नहीं है, बंद कर। तो वही बोल रहा है शटडाउन पॉइंट क्या होता है, जहां प्राइस इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। जहां प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल में आ जाए तो समझ जाओ कोई मतलब नहीं है दुकान चला के, दैट इज माय शटडाउन। अब आता है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है जहां मेरा टोटल खर्चा मैनेज हो जाए। तो टोटल खर्चा अब मैनेज कैसे होगा, तो मान लो यहाँ पर 10 रुपया पे मैं बेचता हूँ, 8 रुपया में खरीदता हूँ, 2 रुपया करके मेरा पर यूनिट बचता है। पर दिन भर में मैं इस बार 250 क्वांटिटी बेचता हूँ, इस बार 100 यूनिट नहीं। अब मेरे कस्टमर बढ़ गए तो आई एम अबाउट सेलिंग 250 यूनिट, तो 500 रुपया मेरे पास बच रहा है, और मेरा फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, वो भी 500 रुपया है। तो अब क्या हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस हो गया। तो जहां पर सिचुएशन ऐसा हो गया कि मेरा क्वांटिटी इतना बढ़ गया या मेरा सेलिंग प्राइस का और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस बढ़ जाए, कैसे भी हो जाए, या तो फिर ऐसा हो जाता कि मैं 100 यूनिट ही बेच रहा हूँ पर 10 रुपया में बेच रहा हूँ, मेरा खरीद दाम 5 रुपया हो जाता, मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 5 रुपया, सेलिंग प्राइस 10 रुपया, एक पीस का 5 रुपया करके आ रहा है और मैं 100 पीस बेच रहा हूँ तो भी 500 रुपया आ गया। तो चाहे तो मेरा डिफरेंस यानी जो मैं मार्जिन बोलता हूँ, तो या तो मेरा मार्जिन बढ़ जाए, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट सेम रहे, तो भी मेरा अगर फिक्स्ड कॉस्ट मैनेज हो जा रहा है तो ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। या तो मेरा मार्जिन वही रहे, क्वांटिटी ज्यादा बिकने लगे, तो उससे मैं 500 रुपया मैनेज कर लूं, तो भी मेरा ब्रेक इवन पॉइंट। तो अपने जो ग्राफ बनाते हैं ना, ये वाला, ऐसा वाला जो ग्राफ बनाया, तो ये जो सिचुएशन है ना, इसको बोलते हैं ब्रेक। यानी क्या हुआ, पहले मेरा 100 यूनिट बिक रहा था, तो मेरे को 300 का लॉस हो रहा था, so I was making a loss of 300। उसके बाद थोड़ा क्वांटिटी और बढ़ा तो 200 का लॉस हुआ, फिर 100 का लॉस हुआ, अब क्वांटिटी 250 यूनिट बिकने लगा तो आई रीच्ड अ ब्रेक इवन। तो ये 250 यूनिट जब आया ना तब मेरा ब्रेक इवन है। इसके पहले तो 100 यूनिट बिक रहा था तो आई वाज फेसिंग अ लॉस ना, 100 यूनिट का मुझे लॉस हो रहा था, 100 यूनिट जब बेच रहा था तो 300 का नुकसान था ना। अब 250 यूनिट जब मैं बेचने लगूंगा तब मेरा ये ब्रेक इवन। तो वही बात है, जब मैं क्वांटिटी बढ़ा के 250 किया तब ब्रेक इवन। क्वेश्चन आता है सर 250 का 260 270 करेंगे, ऑफ कोर्स करेंगे, क्योंकि जब 260 270 280 290 300 310 320 में जाऊंगा, तो यहाँ 320 पे दोबारा से ये पॉइंट है, और
320 के बाद अगर मैं 330 में जाऊंगा तब मुझे लॉस होगा, तो आई विल स्टॉप एट 320। तो 320 यूनिट जब मैं बना लूंगा वो मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट। ठीक है, समझ में आ गया? तो यही लॉजिक है ब्रेक इवन का और शटडाउन का। कहाँ शटडाउन करना है, कहाँ ब्रेक इवन। एक बार मैं शॉर्ट में बता दूं, as long as price is greater than average variable revenue, I will run the firm. When price becomes equal to average variable cost, that is my shutdown point. And where price is equal to average cost, that is my break even. तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, प्राइस ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, आई विल रन माय बिजनेस भले ही लॉस हो रहा है तो। When price is equal to average variable cost, that is the shutdown point. अब इतना लॉस हो गया कि इससे ज्यादा लॉस करने का हम लोग में हिम्मत, और जहां प्राइस इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, ये मेरा ब्रेक इवन। एवरेज कॉस्ट नहीं, एवरेज टोटल कॉस्ट, ये फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट दोनों को ऐड करते हैं, तो ये मेरा ब्रेक इवन। इसके बाद मेरा प्रॉफिट आना चालू। तो ये है मेरा ब्रेक इवन पॉइंट और ये है मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट, जिसको मैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट भी बोलता हूं। क्लियर? तो अब एक बार रीड कर लेते हैं ब्रेक इवन पॉइंट ये लोग क्या समझाए हैं। ब्रेक इवन पॉइंट refers to a situation for a firm when its total revenue equals total cost or average revenue equals average cost. Thus, firm earns no economic profit at break even point. यानी कोई इकोनॉमिक प्रॉफिट नहीं होता, यानी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ऐसा कुछ नहीं होता, बस नॉर्मल प्रॉफिट होता है। So in other words, the difference between total revenue and total cost is zero. तो ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या होता है, TR minus TC is zero. तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, TR minus TC equal to zero. Firm earns only normal profit. तो यहाँ firm कमाता क्या है, only normal profit, which of course are a part of cost of production. The point on the supply curve at which the firm earns normal profit is called break even. तो वो पॉइंट जहां सप्लाई कर्व में जहां फर्म सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट कमाए उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ब्रेक इवन। क्लियर, समझ में आ गया क्या? सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस बिग चैप्टर कॉस्ट एंड रेवेन्यू। आई होप ये चैप्टर बहुत अच्छा से सबको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कहीं भी कोई भी डाउट भी है तो काइंडली इस वीडियो को थोड़ा रिपीट कर करके एक बार दो बार देखिए। दैट इज द ओनली वे यू कैन मास्टर द कंसेप्ट, क्योंकि हम लोगों ने ऑलमोस्ट एक एक लाइन रीड कर करके हर छोटे छोटे चीज को डिटेल में यहाँ समझाया है और आप लोग को पढ़ाया। अब क्या है कि ये एक बार में पूरा एकदम क्लियर हो जाए ऐसा बहुत कम होता है, तो आपको कम से कम वीडियो को 2 बार 3 बार देखना होगा, और जितना आप रिवीजन करोगे उतना चीज आपको क्लियर होती है। ठीक है, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में किसी न्यू चैप्टर के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।